सोल्यूशन आर्किटेक्चर की नहीं, कुछ टॉपिक चेंज है, वो सारे आर्किटेक्चर लेवल पे है कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है वो चल रही है मल्टीपल जोन में, उसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसका आर्किटेक्ट क्या होगा, उस एप्लीकेशन चल रही होगी तो उसकी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, और उसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसकी प्राइवेट और पब्लिक कनेक्टिविटी कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डेवलपर में भी आप ऑलमोस्ट उसके रिलेटेड चीज़ें कवर कर रहे होते हैं, लेकिन जो डेवलपर के सिनेरियो में चीज़ें, सोल्यूशन आर्किटेक्चर में भी 50% वही सब चीज़ें, 50% उसमें थोड़ा सा हम आर्किटेक्ट लेवल पे आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास वीपीसी वगैरह पे आ जाते हैं, और उसका आर्किटेक्ट क्या होगा वो भी हम चीज़ें कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन हमारा फोकस है वो डेवलपर पे होगा। लेकिन सोल्यूशन आर्किटेक्चर में भी चीज़ें डिफरेंट नहीं है, सब चीज़ें यही है। ठीक है, ओके ओके। AWS फंडामेंटल्स तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगे। AWS फंडामेंटल्स से मुराद है कि सबसे पहले आप AWS में एक रूट यूज़र बनाते हैं, रूट अकाउंट का एक्सेस होता है आपके पास। फिर आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं, सबको रोल्स देते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई डेवलपर होता है, कोई प्राइसिंग के मॉड्यूल पे काम कर रहा होता है कि कितना बिल बन रहा है, क्या टैक्स कट रहा है। तो AWS की पूरी एक अपनी दुनिया है कि क्लाउड है, इसमें बहुत सर्विसेज हैं, इसमें सिक्योरिटी की एक अलग बेस्ट प्रैक्टिस है, डेवलपर की अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और आर्किटेक्ट की अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद उसमें अगर कोई AI के मॉड्यूल पे काम कर रहा है तो उसकी अलग बेस्ट प्रैक्टिस है। सबका अपना अपना डिफरेंट है। आप डेवलपर साइट पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक अलग बेस्ट प्रैक्टिस। आप लोग कोई भी आप साइट पे काम कर रहे हैं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट IAM है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें, एक IAM यूज़र, IAM ग्रुप, IAM रोल। उसमें जो भी आप चीज़ें डिसाइड बनाते हैं वो IAM पॉलिसीज होती हैं कि किस यूज़र को क्या पॉलिसी असाइन करी जाए। उसमें राइट्स होते हैं, सर्विसेज के राइट्स होते हैं जो आपके पास चल रही हैं, कहाँ पर आप ये AWS इस पे, या आप अपने कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। फिर एक EC2 का एक बहुत बड़ा डोमेन है। ये डोमेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपके पास इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस, आपके पास इसमें IAM है, मतलब मशीन इमेज है, AMI है, अमेजोन मशीन इमेज। मशीन इमेज से मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें स्टोरेज है, नेटवर्क आपके पास है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। फिर इसमें लोड बैलेंसर है, इलास्टिक लोड बैलेंसर में हमारे पास कौन कौन सी लोड बैलेंसर है, आपके पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है और नेटवर्क लोड बैलेंसर है। ये सब चीज़ें आपने देखी। क्लासिक लोड बैलेंसर है जो अभी डेप्रिकेट हो चुका है। प्रोटो स्केलिंग में देखा है कि आप अपने जो भी इंस्टेंसेस बना रहे हैं 1 2 3, या आप प्रोटो स्केल कर सकते हैं, इसमें मॉनिटरिंग लगा सकते हैं, इसमें कोई इवेंट या अलर्ट मैकेनिज्म लगा सकते हैं कि अगर लोड ज़्यादा है तो मेरे पास जो इंस्टेंस चल रही है, एक है तो दो हो जाए, दो है तो तीन हो जाए, मिनिमम मैक्सिमम वाला आप यहाँ पर ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं। फेलओवर अभी इस एग्जाम में नहीं है, फेलओवर मैं आपको अलग से बता दूंगा कि फेलओवर किस तरह से करते हैं और लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ब्लॉक स्टोरेज हम लोग देखेंगे बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है राउट 53। जी अमीन भाई, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में और इलास्टिक लोड बैलेंसर में क्या फर्क है? अच्छा, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में, EBS में, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में आपके पास स्टोरेज आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आपकी एप्लीकेशन है, वो EC2 इंस्टेंस में चल रही है, उस इंस्टेंस के पास एक इंस्टेंस मेमोरी है, उसकी स्टोरेज है इंस्टेंस स्टोरेज। अब आप चाहते हैं कि आपकी मल्टीपल जो भी मशीन चल रही है वो एक सिंगल स्टोरेज से वो हो, वर्बोस हो, या उसके साथ बाइंड हो, तो आपके पास वहाँ पे EBS का सोल्यूशन है। फिर EFS का भी सोल्यूशन है इसमें, इलास्टिक फाइल स्टोरेज। आप वहाँ पे शेयरिंग फाइल सर्वर बना सकते हैं। ब्लॉक स्टोरेज के मुराद एक जहाँ आपकी ब्लॉक स्टोरेज की सर्वर बना सकते हैं। ये हम चीज़ें देखेंगे बिल्कुल। राउट 53 इसमें आपके पास मौजूद है। राउट 53 का इसमें टोटल काम है कि आपके पास जो डोमेन है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, डोमेन आप इसमें परचेज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस ये होता है कि आप राउट 53 से डोमेन परचेज नहीं कर रहे, आपने किसी और प्रोवाइडर से डोमेन परचेज करा है, GoDaddy, नेमचीप या पोगबन, और भी मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं, आपने उनसे डोमेन परचेज करा है, और आप चाहते हैं कि जो आप मैनेज कर रहे हैं सारा वो राउट 53 से करें, तो ये भी सारी मैनिपुलेशन राउट 53 में हो सकती है। आपका डोमेन आ रहा है और किस सर्विस पर रिडायरेक्ट हो रहा है, सब राउट 53 पर। RDS है, डेटाबेस सोल्यूशन है, कैशे है, और VPC जैसे मैंने बताया, आपके पास जो VPC होता है ये आपके पास प्राइवेट एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बनाता है,
ये भी हम बिल्कुल देखेंगे। 3D आर्किटेक्चर तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, और एक बार देखेंगे भी Amazon S3 जिसका आपको असाइनमेंट मिला है। Amazon S3 एक पूरी फैमिली है AWS की। इसमें स्टोरेज है, ब्लॉक स्टोरेज है, इसमें ऑब्जेक्ट स्टोरेज है आपके पास, ब्लॉक स्टोरेज तो नहीं है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। और भी इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम लोग देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। मैं अमेजोन पे सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसको मैं लॉगिन क्यों नहीं है। अमीन भाई इसको रूट यूजर से लॉगिन करना है? अच्छा, हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस हमें ये होती है कि हम रूट यूज़र से कभी इसको लॉगिन नहीं करते। आप एक यूज़र बनाएं और उस यूज़र से इसको लॉगिन करें। और उस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दें? हाँ, सबसे पहला यूज़र बनाएंगे आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दें। उसकी वजह ये है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, वरना आपको रूट पाना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस हम इसलिए देते हैं कि हमें कोई भी उसमें क्रिएट करना हो तो हमें रूट पर वापस ना आना पड़े। रूट वन टाइम होता है आपके पास, उसके बाद आप हमेशा काम करें तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से करें या उसके चाइल्ड में आप अकाउंट बनाएं, मल्टीपल उस पर काम करें। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। AWS पे आप काम करते हुए सबसे पहला जो आपको ख्याल रखना है वो रखना है प्राइसिंग का, और कौन सी सर्विसेज आप बना रहे हैं और उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, ये आपको बहुत ख्याल रखना है। प्राइसिंग का अगर आपको देखना है, बिलिंग का क्या है यहाँ पर, आप अगर रूट अकाउंट से हैं या आपके पास बिलिंग का रोल एड है तो आप बिलिंग पे जाएं। यहीं पे ऑप्शन होता है सर्विसेज में, आपकी रिसेंटली एडिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अमीन भाई बिलिंग से रिलेटेड एक और सवाल था मेरा। अगर मैं जी। अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को अगर AWS पे होस्ट करना चाहूँ तो उसकी कितने कॉस्ट आएगी? वर्डप्रेस की साइट को अगर आप AWS पे होस्ट करना चाहें तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, इसमें आपके पास बना बनाया मौजूद है पहले से ही। मैं आपको इसे नाम बता देता हूँ उसका। क्योंकि मैंने फाइवर से एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके ऊपर उन्होंने वर्डप्रेस से जो है ना इलास्टिक AWS बीन के ऊपर स्टॉक, उन्होंने होस्टिंग करवानी है। इसमें इलास्टिक बीन स्टॉक ये मौजूद है, आप इसको देख लें। ये मैं दिखा भी देता हूँ साथ साथ। और इसमें एक मौजूद है आपका मंथली कैलकुलेटर। अच्छा, तमाम लिंक मैंने अपने गिटहब पे अटैच कर दिए हैं, मैं दिखा देता हूँ कि आपको आसानी हो जाए ढूंढने में। आई थिंक असाइनमेंट के साथ आ गया। मंथली कैलकुलेटर का लिंक मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। इसमें देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पढ़ने के नहीं है, और आप लोग कोशिश करके ज़रूर इन लोगों को जितने भी आप लोग हैं सब प्लीज़ जब असाइनमेंट बना रहे हो तो कोशिश करके डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ लें। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अभी। मंथली कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए रखी हैं कि आपको प्राइसिंग कैलकुलेटर और S3 इन्वेंट्री वगैरह ये सब चीज़ देखते हैं। आप यहाँ पे एस्टीमेट बना सकते हैं अपना, क्रिएट एस्टीमेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कहा कि हम यूज़ करेंगे इलास्टिक बीन स्टॉक। ये सर्विसेज है। आई थिंक इसका नहीं है तो इलास्टिक बीन स्टॉक, पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास और रिलेटेड सर्विसेज हैं, जिसमें एक लैम्डा है मेंटेनेंस के लिए, लैम्डा है सर्वरलेस के लिए, लाइट सेलेस एप्लीकेशन डायरेक्ट क्लाउड पे बनाना चाह रहे हैं। क्रिएट एप्लीकेशन पे मैं इस पे जाता हूँ। ये इवेंट ब्रिज जो होते हैं वो भी इसी से ही बनते हैं?
इवेंट बेस्ड जो होते हैं वो टोटल डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। ये देखें, आपके पास आपने नोट करा होगा EC2 जब आप बनाते हैं तो अच्छा, मैं ये सारे टॉपिक वन बाय वन चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग अब काफ़ी फाइनल लेवल पे चल रहे हैं और बिल्कुल क्लास को क्लास के तरीके से लेके चलना सही नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं सब लोग टेक्निकल डिस्कशन करें। आप एक स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ और स्टूडेंट भी सवाल करें, हम लोग इस क्लास को में डिस्कशन करें, आप लोग मुझे टॉपिक बताएं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास मौजूद है, आपके पास प्लेटफॉर्म बने बनाए मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी एप्लीकेशन .NET की है, अगर लिनक्स पे .NET कोर है तो आप उसको यहाँ पे बना बना आपका एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय करें और रन करें। अगर आप .NET विंडो सर्वर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग डॉकर यूज़ कर रहे हैं, ग्लासफिश यूज़ कर रहे हैं, गो पे आपकी एप्लीकेशन है, जावा पे, Node.js, PHP, जैसे आपने बताया कि आपकी वर्डप्रेस एप्लीकेशन है तो आप यहाँ PHP का एनवायरनमेंट आपको चाहिए होगा तो आप इजीली PHP का एनवायरनमेंट क्रिएट करके यहाँ पर रन कर सकते हैं। पाइथन, रूबी, टॉमकैट, तो ये सारे बने बनाए एनवायरनमेंट मौजूद है इलास्टिक बीनस्टॉक पे। अगर आपको क्विकली कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, कोई क्लाइंट की नीड है कि वर्डप्रेस की एप्लीकेशन है या कोई और एप्लीकेशन है, आपको इजीली आप इलास्टिक बीनस्टॉक पे आए, Node.js की एप्लीकेशन है और यहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म चूज करें, जैसे कि Node.js, PHP, जावा। देखिए PHP का वर्जन आ रहा है 7.4 जो अभी लेटेस्ट है लिनक्स के साथ विद Amazon Linux 2। तो ये सारे आपको बने बनाए एनवायरनमेंट मिल जाएंगे, डायरेक्ट आप इसको अपना अपलोड योर कोड, ये देखें यहाँ पर अपना कोड अपलोड कर दें, पब्लिक S3 पे अगर आपका रखा हुआ है या कहीं लोकल रखा हुआ है, दोनों जगह से आप अपलोड कर सकते हैं। S3 स्टोरेज है आपके पास और या कोई सैम्पल एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Node.js की एप्लीकेशन है, Node.js अभी करंट 10 वर्जन 12 और 14 में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लेटफॉर्म वर्जन मेरे पास आ गया। तो ये सब आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि अगर आप इलास्टिक स्टॉक पे आते हैं, मैनेज सर्विस है, ये मैनेज सर्विस है, मल्टीपल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, डॉकर भी प्रोवाइड करती है आपको। ये रहा डॉकर, अगर आपको कोई डॉकर की क्विकली रन करना है आपको तो आप यहाँ पे इजीली आके डॉकर को भी रन कर सकते हैं। मल्टी कंटेनर, सिंगल कंटेनर और दोनों ऑप्शन यहाँ देखें मौजूद है। तो इलास्टिक बीनस्टॉक की आप प्राइसिंग देख लें, अगर यहाँ पर प्राइसिंग कैलकुलेटर में क्यों नहीं आ रही, एक आपके पास ये मंथली कैलकुलेटर है अमेजोन का, एक तो ये प्राइसिंग कैलकुलेटर है, आप इसमें प्राइसिंग देख सकते हैं अपनी सर्विसेज की। अमीन भाई, एक मेरा और सवाल था ये कि अगर जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है कि हमने जो है ना सारा काम क्लाइंट का हमने ही करना है, तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करें, मतलब कैसे लेकर चलना है, हमने सबसे पहले क्या चीज करनी है, फिर देन क्या करना है फर्दर। अच्छा, ये टॉपिक बिल्कुल मैं एंड में बताऊंगा आपको, क्लाइंट के काम कैसे लेके चलोगे आप। अभी हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ AWS की चीज़ों को डिस्कस करने। इसमें देखें काफ़ी सर्विसेज है, इलास्टिक बीनस्टॉक इसमें नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। आप यहाँ से पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमेजोन स्ट्रीम, अमेजोन ग्लेशियर में आप लोगों को बताता हूँ क्या चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अमेजोन S3 यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कि क्या आपकी स्टोरेज है, कितनी आपकी स्टोरेज होगी। जैसे मैंने कहा कि मेरी 10 GB स्टोरेज होगी या मेरी MBs में होगी तो पॉइंट समथिंग सही है, और कितना आपके पास पुट जाएगा, पुट रिक्वेस्ट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर 1000 पुट रिक्वेस्ट जाएगी पर मंथ, और जो मेरे पास गेट रिक्वेस्ट होगी वो ज़्यादा आती है पुट के मुकाबले में, तो मेरे पास 10,000 जो है वो गेट रिक्वेस्ट जाएगी। तो अगर आपको टोटल एस्टिमेट अंदाज़ा हो कि आपके पास कितनी चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, तो आप एक पूरा मंथली कैलकुलेटर बना सकते हैं यहाँ से और इजीली अपनी डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में या किसी और शीट में। आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा यहाँ से डेटा बनाना। प्राइसिंग कैलकुलेटर में प्राइसिंग मौजूद है एक चीज़ के, AWS वाफ, जैसे मैंने आपको बताया था, वाफ आपके बाद फायरवॉल है और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, और ये बहुत काम की चीज़ है अगर जब आप जाएंगे अपनी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करने। अगर मैं वाफ कॉन्फ़िगर करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर मंथ SCL, मेरे पास एक है SCL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, वेब SCL उसको हम प्रोवाइड कर दें। तो ये सारी चीज़ें मैं बता के इससे एक एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे पास पर मंथ का क्या एस्टिमेट आ रहा है अगर मैं वाफ यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इजीली अपने क्लाइंट को डील कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, उसके कितने चार्जेस हैं। तो प्राइसिंग कैलकुलेटर को थोड़ा सा देखें और ये मंथली कैलकुलेटर, ये दोनों आपके बहुत काम आएंगे। तमाम लिंक मैंने कोशिश करी है कि इसी में रख दिए,
प्राइसिंग कैलकुलेटर, मंथली कैलकुलेटर देखें यहाँ मौजूद है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, सपोर्ट सेंटर आपका अमेजोन का सही है, और स्टोरेज लेंथ भी हम देखेंगे, मल्टीपल S3 बकेट्स होती है। तो ये सारी आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, तो असाइनमेंट आप लोग प्लीज़ बना लें। असाइनमेंट एक बार देख लेते हैं। असाइनमेंट मैंने मल्टीपल टॉपिक में डिवाइड कर दिया है कि 0 1 ABCDEFG। ये मैंने इसलिए करा है कि आप लोगों को इजी हो जाए। कोशिश करनी है आपको CLI से सारा काम करना है, और कंसोल से भी करना है। कंसोल से तो आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। CLI से कोशिश करें आप लोग करें। कमांड्स की प्रॉब्लम आएगी, कुछ कमांड्स जो मुझे याद थी मैंने यहाँ लिख दी हैं, बाकी कमांड्स आपको अमेजोन की साइट से मिल जाएंगी, किस कमांड से क्या होता है। ठीक है, CLI से आपको कोशिश करनी है सारा काम करने की। कंसोल से ट्राई करें, फिर उसी को CLI से ट्राई करें। सबसे पहले आपको एक IAM यूजर क्रिएट करना है, उसको रोल असाइन करना है, S3 फुल एक्सेस। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि IAM यूजर हम क्रिएट करें, उसको S3 फुल एक्सेस असाइन कर दें, तो इसका मतलब क्या है? वो IAM यूजर के पास क्या क्या राइट्स हैं? वो मतलब बकेट क्रिएट कर सकते हैं, उसके जो अंदर चीजें हैं उसको भी एक्सेस कर सकता है, टोटल S3 की जो भी चीजें। अच्छा, S3 में क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी पुट कर सकता है, अपलोड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, या वर्जनिंग कर सकता है उसकी। अच्छा, तो आपने कहा कि ऑब्जेक्ट पुट कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास इन द सेंस क्या है? फाइल हम कह सकते हैं उसको, फाइल, इमेज, जो भी पुट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं? और रिमूव भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, उसकी वर्जनिंग भी कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं और उसकी वर्जनिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? इनेबल अलाउ कर सकते हैं। हाँ, इनेबल भी कर सकते हैं, अगर स्टैटिक साइट को इनेबल कर सकते हैं, स्टैटिक साइट इनेबल कर सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शन है? बस यही है, और यही देखें। सर इंक्रिप्शन है, टैगिंग है, बकेट क्रिएट, ये भी है ना, टैगिंग है। बिल्कुल, टैगिंग देखें, टैगिंग को इग्नोर नहीं करना। टैग आपके काम आएंगे, और क्यों काम आएंगे हम लोगों ने कम्युनिटीज में भी देखा था कि लेबल्स का क्या फायदा था, कि जब आपके मल्टीपल रिसोर्सेज चल रही होती हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कोई, फिर आपके सिर्फ लेबल काम आते हैं, टैग काम आते हैं कि आपकी सर्विस को किस तरह टारगेट करना है। तो टैग जरूर रखना। कोई भी बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हैं हम, तो हम एक ही सर्विस बनाते डिलीट कर देते हैं। सर्विस चल रही है, ठीक है, आपको सर्विस की प्राइसिंग निकालनी है, किसी की कोई सर्विस की प्राइसिंग निकालनी है, प्राइसिंग कैलकुलेटर पर जाएंगे आप, सर्विस को वहाँ पे क्या देंगे? देंगे के थ्रू आप करनी है, मंथली आप बजट प्लान बनाएंगे, तो सारा काम आप टैक्स से ही कर रहे हो। सर्विस का नाम आप बहुत कम ही यूज कर रहे हो, ज़्यादा काम टैक्स से हो रहा हो, तो टैग को इग्नोर मत करना। टैग आपके बहुत काम के। अच्छा, और क्या क्या आपने एक चीज़ आप लोगों ने नहीं बताई, वो है क्या? बकेट क्रिएट बकेट भी तो होगा, और बकेट में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, सही है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक और प्राइवेट कर सकते हैं। ये जो आपने कमांड लिख के हमें दी है ना असाइनमेंट में, पुट ऑब्जेक्ट वाली, मौजूद है एक्सेस जी जी। ये जो आपने हमें कमांड लिख के दी है, इसमें पुट ऑब्जेक्ट में ये की के जो फ्लैग है इसमें क्या डालना है? ये की क्यों? अच्छा, ये क्या करेगा की के फ्लैग, ये आपके एडब्ल्यूएस पे जाकर एक डायरेक्टरी बनाया है वन, वहाँ पे माई इमेजेस में ये आपकी बॉडी पुट कर, जी, तो बॉडी तो ये आपकी एग्जिट लोकेशन कमांड चलाएगा, ये इमेज उठाएगा। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। हाँ, आवाज अगर आप बॉडी नहीं लिखे डायरेक्ट की, तो आपको क्या डायरेक्ट वो फिर सर आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। आवाज कम आ रही है, ज्यादा तेज आ रही है? नहीं, डिस्टॉर्टेड आ रही है। कम भी आ रही है, डिस्टॉर्टेड भी आ रही है, आप थोड़ी तेज हो रही है। सही में आप बोले कुछ तो पता चला। अच्छा, हाँ, आप सही है।
अब तो नहीं आ रही। आपके डिस्टॉर्टेड है अभी भी, ये कभी आई नहीं रही और जब आ रही है तो बहुत डिस्टॉर्टेड है। आप बोलें कुछ। सो तो मैं चेंज कर रहा हूँ। डिस्टॉर्टेड है। अब आई थिंक सो अगर ठीक होगी। जी अब सही है। इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, वो इंटरनेट में चेंज कर लिया। तो यहाँ पर इलास्टिक बीन स्टॉक, अगर आपको कोई क्विकली कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, एनवायरनमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया एनवायरनमेंट मिल जाएगा और बहुत इजीली आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक सर्विस है AWS की कि आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड विद इन अ मिनट। जो तो यहाँ पर आप बहुत इजीली देख सकते हैं। अच्छा, कमांड्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, कुछ कमांड लिखी है मैंने, और भी मल्टीपल कमांड्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। अटैच पॉलिसी की एक कमांड है और अच्छा, रोल की आप का दोबारा बता लगा दें, सकते हैं। आपकी आवाज कट गई थी इस वक्त। की पूछ रहा आप? जी जी, की का दोबारा बता दें, उस वक्त आपकी आवाज कट गई थी। ये क्या करेगा, वहाँ पर आपके पास S3 के ऊपर जो भी स्टोरेज है आपके पास, वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस कोई आप ऑब्जेक्ट उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे कि कोई TXT फाइल हो, कोई XLX फाइल हो, या कोई PNG हो, या कोई भी आप फाइल हो। लेकिन वहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है, आप डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, कोई भी डायरेक्टरी किसी भी नाम से। और वो डायरेक्टरी बनाने का फ़ायदा क्या होगा, जब आपका S3 की कमांड बनेगी कुछ इस तरह से, सही है, तो वहाँ पर आपके पास ये डायरेक्टरी आ रही होगी और फिर यहाँ पर आपके पास आपका डेटा आ रहा होगा, डेटा या इमेजेस जो भी आपकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं और आपके पास कमांड जो जाएगी वो प्रीफिक्स हो जाएगी कि अगर आप इस कमांड से इमेजेस उठा रहे हैं तो आपके पास कुछ और इमेजेस आ रही हैं, मतलब सिंगल आपके पास किस पे, बकेट पे, एक सिंगल बकेट पर यहाँ पे आप फोल्डर ये बना रहे हैं तो आपके पास अलग इमेजेस आ रही हैं। तो ये आपके पास प्रीफिक्स बन जाता है। वही हमने की के थ्रू बनाया कि डायरेक्टरी बना दी dir1 और उसमें अपनी इमेज पुट कर दी सारी। बॉडी जो है ये करंट एग्जिस्ट लोकेशन जहाँ पे आपने कमांड चलाई है, वहाँ से माई डाउनलोड .jpeg को उठाकर इस लोकेशन पे रख देगा। आपको देखना है कि आपको एक आईडी असाइन करता है, कैनोनिकल आईडी, यूजर आईडी। वो अगर आपको कमांड लाइन के थ्रू देखनी हो तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये जो आपको आउटपुट देगा और टेक्स्ट में देगा, आउटपुट हटा दे आपको जेसन या ऑब्जेक्ट में आउटपुट मल्टीपल। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसकी आईडी डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास यहाँ पर जो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मुझे सही लगे, बेहतर लगे, मैंने अटैच कर दिए। S3 में बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप जब इसमें आएंगे इसमें लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल क्या होता है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। S3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर असाइनमेंट सबमिट किस तरह करना है? तो जब तक ये ओपन हो रहा है आप लोग मुझे तो सबसे बड़ा मसला है, क्लास से आप लोग इतने सीनियर स्टूडेंट हैं और आपका लास्ट बैच चल रहा है, आप लोग डिस्कशन करें। अब हम जूनियर की तरह नहीं पढ़े कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ मल्टीपल बकेट्स बनी हुई है। बकेट्स आपके पास ग्लोबली जो उसका नेम होता है वो यूनिक होता है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी किसी न किसी रीजन में होती है जहाँ पर वो रखी हुई है, सही है। तो बकेट का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, लेकिन जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो किसी रीजन में होती है। अब यहाँ कुछ बना हुआ नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों ने देखे हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, ये नज़र आ रहे होंगे आपको। एक्सेस लॉग, सर्वर एक्सेस लॉग डिसेबल करे हुए मैंने।
कि आप किसी सर्वर के एक्सेस लॉग भी यहाँ पुट कर सकते हैं, परमिशन। इस आपके पास जो सबसे काम की चीज़ होगी AWS में, जो आपको नोट करना है, एवरी टाइम ख्याल रखना है, 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ है आपके पास प्राइसिंग। सर ये प्राइसिंग को बहुत देख के दिमाग चला के क्या सर्विस यूज़ हो रही है, कितने प्राइस हैं। और सेकंड नंबर पे आपके पास है क्या, सिक्योरिटी। ये 2 वो चीज़ें हैं जिसके साथ आपको कंप्रोमाइज़ थोड़ा सा भी नहीं करना, वरना तो अगर सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ हुआ तो आपकी सर्विस गई, प्राइसिंग के साथ कंप्रोमाइज़ हुआ तो बिल बन जाएगा ज़्यादा। तो दोनों चीज़ें जो किसी भी कीमत में कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, आपको दिमाग चलाना है, हर चीज़ को पढ़ के करना है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, फिर जो आप जब आप बनाती हैं सर्विस बनाएंगे, सर्विस में आपके पास जो सबसे काम की चीज़ होगी वो होगी अवेलेबिलिटी। ठीक है, मैं आपको कुछ बना के दिखाया था आपको। सर 2 क्वेश्चन है। जी, एक तो अभी जो असाइनमेंट था उसके अंदर जो राउट 53 वाली सर्विस यूज करनी थी, मैंने वो यूज करते हुए डिप्लॉय किया, तो वो कितनी देर बाद मतलब अवेलेबल होगी उस वेबसाइट के ऊपर, उस URL के ऊपर? दोबारा सवाल पूछें, मुझे थोड़ी आवाज़ भी आपकी कम मैंने है। मैंने राउट 53 के ऊपर राउट 53 मैंने यूज करते हुए अपनी जो वेबसाइट थी वो डिप्लॉय तो कर दी, ठीक उसका है। जो मेरी डोमेन है उसमें वो मतलब कितनी देर बाद वो अवेलेबल होगी, यानी DNS अच्छा, प्रोपेगेशन प्रोपेगेट होती है, उसके लिए आप चेक कर लें इजीली। यहाँ पे मैंने आपको आई थिंक लिंक भी बताया, व्हाट इज माय। और दूसरा ये था कि उसके लिए क्योंकि एक्सेस को तो हमें पब्लिक रखना पड़ता है ताकि हम बाहर से, क्योंकि अब आप S3 क्या करें, वेबसाइट। आपकी जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरी कोई वेबसाइट है, तो आप उसका डोमेन यहाँ लिखें तो वो आपको नज़र आ जाएगी, वो प्रोपेगेट होती है मल्टीपल कंट्रीज़ में, उनकी सारी IPs पे जाके, तो ये कहाँ कहाँ प्रोपेगेट हुई है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका .com है तो वो बहुत जल्दी हो जाती है, अगर .com के अलावा .co समथिंग लाइक कुछ भी हो तो वो थोड़ा टाइम लेती है। मैं तो तो इसमें .tk वाली पे बनाई ना, फ्री नॉर्म से। अच्छा .pk है, .pk भी काफ़ी टाइम नहीं लेती है लोड होने। नहीं .tk क्योंकि फ्री होती है ना। .pk नहीं, T फॉर टॉय, जो फ्री नॉर्म से नहीं मिलती। जी, अच्छा ठीक है। जी अच्छा, हो सकता है, लेकिन वो प्रोपेगेट होने में बहुत टाइम लगाएगी। सबसे जो फास्ट प्रोपेगेट होता है वो .com होता है। आप इसको जैसे ही डिप्लॉय करें, विद इन 2 मिनट, विद इन 1 मिनट आपके पास डिप्लॉय हो जाता है .com। तो जब तक क्या फिर उस वाले S3 बकेट के जो मैंने पब्लिक एक्सेस इनेबल किया हुआ है, तो उसको इनेबल अगर रहने दूंगा तो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होगा? सिक्योरिटी का मसला है, बिल्कुल सिक्योरिटी का मसला है। आप तो उसको फिर पब्लिक कभी भी नहीं करें, उसको बल्कि फिर मैं तो कहता हूँ आप एक्सेस पॉइंट बनाएं। आप AWS की बकेट को भी आप डायरेक्ट नहीं करें कि एक्सेस पॉइंट बना के करें। एक्सेस पॉइंट यहाँ पर ये मौजूद है, ये रहा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे अपना एक्सेस पॉइंट का नाम बता दें, बकेट नेम बता दें, यहाँ पे ब्राउज कर लें, ये वाली बकेट है मेरे पास, ठीक है। आप ये बना के यूज़ करें, तो एक्सेस इस पॉइंट वाले बना दें। बकेट नेम, इस वाले एक्सेस पॉइंट नेम को हमको वहां पे देना होगा राउट 53 के अंदर? जी, और अच्छा राउट 53 ये इंटरनेट भी करना होगा आपको। अगर आप VPC करेंगे तो ये प्राइवेट हो जाएगा, नो इंटरनेट एक्सेस अगर इंटरनेट करेंगे तो ये पब्लिक हो जाएगा। तो देख लें आपको कौन सी नीड है। और किसी भी सर्विस को आप बाय इंटरनेट फेसिंग बनाते हुए थोड़ा सा सोच लेना कि इससे क्या क्या लॉस हो सकता है। सही है, तो AWS पे या किसी भी क्लाउड पे आप काम कर रहे होते हैं, इसमें आप सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपकी बहुत ज़्यादा अटैक्स हैं, इतना अटैक्स हैं कि आप कब क्लाइंट की एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, तो इसका ख्याल रखना है। तो ये यहाँ ये साइट है whatismydns.net, यहाँ के थ्रू आप अपना नेम सर्वर भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने A रिकॉर्ड फेच कराया है, अगर कोई चाहता है कि वो सी नेम मेरा मौजूद है, मैं सी नेम पे सर्च करता हूँ तो इस पर कोई नेम सर्वर मौजूद नहीं है। तो देखें, इसने मुझे मना कर दिया कि आपकी साइट पे तो कोई नेम सर्वर ही नहीं है। अगर होता तो वो अभी नज़र आ जाता। यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, आप इजीली whatismydns की साइट से देख सकते हैं। ठीक है, .com जो है वो काफ़ी फास्ट है, .com के अलावा जो है वो बहुत स्लो है, काफ़ी टाइम लेते हैं। ऐसा भी मैंने एक साइट डिप्लॉय करी थी, मैं डोमेन उसका भूल गया, एक्सटेंशन .something थी, उसका 1 दिन में रिस्पॉन्ड आया था। मतलब अगर मैंने 23 दिसंबर को वो डिप्लॉय करी तो मेरे पास 24 दिसंबर को आफ्टर 24 आवर्स वो मेरे पास डोमेन पे एक्सेस हुई थी। लेकिन .com पे मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने डिप्लॉय करी विद इन 1 से 2 मिनट मेरे पास मेरे डोमेन पे वो वेबसाइट अवेलेबल होगी। ठीक है, ठीक। अमीन भाई,
ये जी। S3 बकेट जो होती हैं ये ग्लोबली होती हैं या फिर स्कोप इनका जो है ना रीजन वाइज होता है? अच्छा मेरी बात सुनने, S3 आपको प्रोवाइड करिए स्टोरेज, स्टोरेज सेव कहाँ हो रही होगी? RDBS डेटाबेस में हो रही होगी। आपके पास स्टोरेज सर्वर लगे होंगे, उस पर हो रही होगी, डीबी में तो नहीं होगी, डीबी अलग है। अच्छा स्टोरेज आपके पास डेटाबेस सर्वर लगे होंगे किसी न किसी रीजन में, तो इसका स्कोप ग्लोबल है, इसका नाम जो आप रखेंगे ग्लोबली यूनिक होगा, लेकिन वो जो होस्ट हो रही है जा रही है वो जाहिर सी बात है किसी न किसी रीजन में जा रही है, तो वो रीजन का नाम इन्होंने यहाँ डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, ओके ओके। जैसे IAM है आपके पास, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसके जो रिकॉर्ड्स हैं अमेजोन किसी ना किसी राउट पे रख रहा होगा, किसी ना किसी एंड पॉइंट पे रख रहा होगा, लेकिन इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो शो नहीं कराता। वो आपको दिखाता है कि IAM जो आपके पास ग्लोबल लेवल सर्विस है और ये आपको एक्सेस हो रही होती है। लेकिन S3 जो है वो आपकी स्टोरेज ले रही है, बिल बन रहा है, उसमें सर्विसेज हैं, तो वो ये आपको ज़रूर पूछता है कि किस रीजन में आपकी जा रही है, स्कोप ग्लोबल होता है। अच्छा एक और और बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैंने देखी है कि जब आप S3 को एंड पॉइंट बनाने जा रहे हो, मतलब आपका कोई डोमेन डायरेक्ट S3 से अटैच हो रहा है, मतलब स्टैटिक साइट इनेबल करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका डोमेन का नाम है उसी नाम से आप अपनी S3 बकेट बनाएं। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मैंने देखी है, इसका मैंने लिंक भी आई थिंक सो के अटैच करा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए निकाली हुई, लेकिन अभी पोस्ट नहीं करी है। अमीन भाई एक और सवाल था, जो लोग विंडोज जी। यूज कर रहे हैं वो लोग CLI के थ्रू नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? जो विंडो यूज कर रहे हैं CLI के थ्रू करें आप लोग। मैं आप लोगों को आसानी कर देता हूँ, आपके पास मौजूद है विंडो में नाम मैं आई थिंक भूल रहा हूँ, पुटी? नो पुटी तो आपका कनेक्शन के नहीं है, EC2 के नहीं है, WSL ऐसी कुछ करके नाम है, WSL2। जब आप अपने विंडो में इंस्टॉल कर ले आपके पास लिनक्स का शेल आ जाएगा, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपकी विंडो जो है 2019 या 2020 हो, तो कोशिश करें जो आपकी विंडो है वो विंडोज 10 2020, ठीक है। तो WSL2 आप इंस्टॉल करें। ये क्या होगा, ये एक बहुत लाइट वेट पैकेज है, ये आप इंस्टॉल करेंगे, ये आपसे कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसको कौन सा देंगे, Ubuntu लिनक्स का। और Ubuntu कहाँ से डाउनलोड होगा, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर होगा, माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर, वहाँ से आपका Ubuntu डाउनलोड होगा। तो इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन आप देख लें, WSL2 इंस्टॉल इन विंडोज, कोई ना कोई आपको ब्लॉग मिल जाएगा, बहुत इजी। ये देखें ये ब्लॉग है, और ये इसकी सारी जो भी इसने आपको चीज़ें बताई हुई ये आप फॉलो करें। ये देखें इसने सारी चीज़ें बताई हुई आपको, और बाय बहुत इजी आप WSL2 अपने पास इंस्टॉल करके। अच्छा ये गलत इसने बताया हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग है, मैं दूसरी डॉक्यूमेंटेशन देख लेता हूँ। अच्छा मैंने जो है AWS का CLI इंस्टॉल किया और फिर किसी भी CMD कमांड प्रॉम्प्ट से वो मेरा चल रहा है AWS, तो सही मुझे इसको बिल्कुल चलता है। अगर कोई लिनक्स से फैमिलियर है, विंडो यूज़ कर रहा है, तो देखें विंडोज ने भी लिनक्स का शेल निकाल दिया है, और WSL2 इंस्टॉल करें, Ubuntu उसमें एंजॉय करना। जब मैंने फर्स्ट टाइम AWS कॉन्फ़िगर की कमांड चलाई तो उसने मुझसे रीजन पूछा था, तो रीजन किस तरह लिखना होता है? जी ओहायो लिखने बस जो भी अच्छा है। रीजन किस तरह लिखना होता है जी। अच्छा ओहायो नहीं लिखना होता, इसके आगे देखें उन्होंने लिखा, जैसे ओहायो के आगे क्या लिखा हुआ है, US-East-2 लिखना है आपको जी, ये लिखना है। ये जो आपको उन्होंने टेक्स्ट दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट दिया हुआ है, एक्चुअली रीजन आपका ये वाला है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि US ईस्ट में ओहायो में आपका रीजन है, लेकिन आप ये बताइए। अच्छा ये जो अब मेरा कॉन्फ़िगर हो गया है, तो मेरा पूरा ये अकाउंट मुझे अब मिल गया, अब मैं यहाँ पे बकेट बनाऊँ, EC2 बनाऊँ, CLI से सब कुछ कर सकती हूँ पूरा। मेरा प्राइसिंग का ख्याल रखना, बहुत सारी चीजें पेड हैं। हाँ सही है। ये देखें कि ID आ गई, एक्सेस की आ गई, और रीजन आ गया, सही है। आउटपुट फॉर्मेट जो भी बाय डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट है वही सही है, और टैक्स ही होगा, तो ये आपका रीजन इस तरह से आ जाए। अगर आपको ओवरराइड करना है यहाँ से कुछ, तो आप इजीली ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ID ठीक है, की भी ठीक है क्योंकि ग्लोबल है, यहाँ पे मुझे ओवरराइड करना है, करना US-East-1, ये कर सकते हैं। आप प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं। प्रोफाइलिंग क्या होती है, -- प्रोफाइल
और प्रोफाइल का मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि न्यू क्या नाम है, रीजन, कुछ भी मैं नाम दे सकता हूँ, ABC। तो आप यहाँ पे प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें हम नई की बताएं, नया नेम बताएं और नया रीजन बताएं। अब उससे फायदा क्या होगा, कभी भी आप AWS की कोई भी कमांड एक्सेस करना है, आप डायरेक्ट AWS S3 API यूज करेंगे, ये कौन सी प्रोफाइल पे जाएगा, बाय डिफॉल्ट वाली, सही है। अगर आप इसके आगे माइनस प्रोफाइल और इक्वल टू ABC कर देंगे, जो आपने ABC की प्रोफाइल बनाई है, ये आप उससे जाकर आपको एक्सेसिबिलिटी बनाएगा, ठीक है। ओके सही है। अगर 2 IAM यूजर्स इसमें आप प्रोफाइल तो मैं स्विच कर जैसे अगर कोई मल्टीपल आपको रीजन में काम करना करना है जी, मल्टीपल आपके पास एक्सेस की आईडी है और सिंगल आपके पास PC है, तो आप प्रोफाइल बना के उसको अलग अलग कर सकते हैं। सर आप कमांड लाइन के थ्रू नहीं करवा जो रहे? यूज करनी हो आप कर लें। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ हम लोगों को। अच्छा, आज ठीक है, तो क्या टॉपिक आप कवर कराएंगे सर आज? मैं आज टॉपिक पे आ रहा हूँ। मैं साइड डिस्कशन आप लोगों से सिर्फ नहीं कर रहा था। अच्छा, इसमें लास्ट की मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एक है AWS S3 इन्वेंट्री आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि आपके S3 पे क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है, कितनी बकेट्स हैं, ये पूरा इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट इजीली बन जाता है। एक और होती है आपके पास स्टोरी लेंस की ज़रूरत जब पड़ती है, मल्टीपल आपके पास बकेट्स होती हैं और आपको उसको मॉनिटर करना होता है, क्या नाम है मल्टीपल्स के, उसमें कौन कौन सा डेटा है और उसकी क्या प्रीफिक्स हैं, क्या आईडी है, तो आप उसके लिए लेंस यूज़ करते हैं। तो इन्वेंट्री और लेंस आपके काफ़ी काम का होगा जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। लास्ट एक सबसे चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो स्टोरेज क्लास। मैं यहाँ पर ऐड फाइल कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास क्या चीज़ है, कोई मुझे बताएगा, फिर मैं डिफाइन करूँगा आगे। डिफरेंट मतलब स्टोरेज क्लासेस के डिफरेंट रेट्स हैं। अगर हमको मतलब जिस तरह इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है वो कॉस्ट में कम होगी, लेकिन वो आपको फॉरेन डाटा अवेलेबल नहीं मिलेगा। या हो सकता है जो ग्लेशियर है, इसका डाटा अगर आपको चाहिए तो उसका कोई ऐसे नहीं होगा कि कितने दिनों के अंदर जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो अमेजॉन उसको डाटा को अवेलेबल करेगा आपके लिए। तो जो मतलब एक्सपेंसिव है तो फॉरेन अवेलेबल होगा, जैसे S3 होगी, लेकिन जो लेस एक्सपेंसिव है उनका फिर फॉरेन अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक SLA AWS आपको पूरे कंप्लीट बने हुए SLA मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, S3 पे मैंने रखे थे। ये रहा, ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट जरूर पढ़ें। ये आपके पास मौजूद है आपके S3 के लिए। तो ये है S3 का। इसी तरह का एक स्टोरेज क्लास का भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट है कि यहाँ पे ये आपको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कितनी ड्यूरेबिलिटी कितनी प्रोवाइड कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ AWS स्टोरेज क्लास SLA। ये रहा जो हम अभी बात कर रहे थे। जनरल पर्पस आपके पास AWS S3 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्लास है। इसमें आपके पास ड्यूरेबिलिटी होती है 99.99 और अवेलेबिलिटी आपके पास 99 दोनों होती है मौजूद। दूसरे नंबर पर आपके पास इंटेलिजेंट टियरिंग है, फिर आपके पास स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस है, S3 है। ये सब क्या होता है, सबकी प्राइसिंग चेंज है। अगर आपके पास कुछ डेटा ऐसा है जो आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, मतलब अपडेट अब पुट हो रहा है, गेट हो रहा है, पुट हो रहा है, गेट हो रहा है, आपको उसका रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए। और कुछ डेटा ऐसा है जो आपके पास आपको बिल्कुल ही क्विक पे नहीं रखना, आप बिला वजह से कितनी सारी कॉस्ट पे करें, आपको आप वो चाहते हैं वो डेटा मेरे पास इनफ्रीक्वेंटली भी चलेगा, मतलब आराम से वो आ जाए, कोई मेरी सस्ती स्टोरेज में जाके सेव हो जाए। तो आपके पास स्टैंडर्ड आईए है, इसके आप पूरा SLA पढ़ लें कि इसका क्या चीज़ें चेंज है। मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 30 डेज होती है। इससे मुराद ये है कि अगर आप एक दिन के लिए डेटा स्टोर करेंगे तो आपको पे 30 डेज का ही करना है।
लेकिन स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है, लेकिन इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस में ऐसा है। तो इसलिए उन्होंने सीधे दी हुई है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंटली चीज़ें हैं तो आप उसको स्टैंडर्ड पे रखें, इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस वाली चीज़ें हैं तो आप उसको इस पर रख लें। मिनिमम आपको 128 KB के पैसे देने लाजमी है, कितना भी आप रखें कम से कम। उसके बाद 1 जोन है, ये 1 जोन में जाके सेव होता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस। रिड्यूस रिडंडेंसी है, ये अभी किसी काम का नहीं है, डेप्रिकेट हो चुका है। और इंटेलिजेंट टियरिंग, ग्लेशियर आपके पास कब काम आता है? जब आपके पास कोई टेराबाइट्स में डेटा हो और वो किसी काम का नहीं हो, काम का हो, बहुत काम का डेटा तो हमेशा काम का होता है, लेकिन वो एक्सेस नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंटली उसकी ज़रूरत ना हो, तो आप उसको ग्लेशियर में रख देते हैं। ग्लेशियर में रखने का फ़ायदा क्या होता है? ग्लेशियर आपसे 1 TB के 1 टेराबाइट के $1 चार्ज करता है, मतलब 1 TB के 1 TB के कितने चार्ज करता है? $1। तो ग्लेशियर में आपको फ़ायदा हो जाता है। आपके पास डेटे की टाइप है, लेकिन ग्लेशियर में आपको 90 डेज का मिनिमम रखना होता है। इससे कम आप रखेंगे तो आपको पे 90 डेज ही रखना है। सही है, चलें, ये सब चीज़ें तो हम डिस्कशन चलती रहेगी, सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए सब चीज़ें बता रहा हूँ कि, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है। आज हम एक काम करते हैं कि AWS SDK देखते हैं। SDK AWS JS SDK, ये रही AWS SDK फॉर जावास्क्रिप्ट। ये आप लोग, ये यूज़ होती है Node.js के लिए, रिएक्ट के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। ये आपके पास क्या है? आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है कि आप अपनी कोडिंग के थ्रू AWS की सर्विसेज को ट्रिगर करें। इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ऑलरेडी एक बना हुआ है, इसको मैं अलग कर देता हूँ और मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। सर Node.js का कितने लोगों का आइडिया है यहाँ पर? मुझे है Node.js का idea। ठीक है, तो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका नाम है नहीं, एक्सप्रेस पे किया है, मतलब अपलोड फाइल। सही है, S3 अपलोड फाइल के नाम से मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ कोड ओपन कर रहे हैं। सर अमीन, ये CI/CD पाइपलाइन भी AWS के थ्रू बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें मौजूद है AWS में, कोड पाइपलाइन मौजूद है, कोड बिल्ड मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँ, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ npm से। मैं सबसे पहले npm वर्जन चेक कर लेता हूँ, मेरे पास इंस्टॉल है, बिल्कुल है, नोड इंस्टॉल है, LTS वर्जन इंस्टॉल है नोड का, npm init। सही है, एक npm का मैंने पैकेज क्रिएट कर लिया। ये सारी कमांड आप लोग नोट कर लें, बना बनाया प्रोजेक्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास package.json की फाइल आ गई है, index.js मेरे पास मेन है, तो यहाँ पर मैं index.js ओपन कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे यूज नीड होगी किन किन चीज़ों की? मुझे सबसे पहले नीड है यहाँ पर कोई ना कोई, मैं इस पर इंजन यूज़ करूँगा, HTTPS के लिए वो मैं यूज़ करना चाहूँगा, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस को मैं रिक्वायर कर लेता हूँ। एक्सप्रेस मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है इसमें, बिल्कुल npm install express। उसके बाद जो जो मुझे सर्विसेज की ज़रूरत है, एक मुझे मल्टर की ज़रूरत है, फाइल अपलोड के लिए मल्टर रिक्वायर मल्टर, तो मल्टर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एक ही लाइन में जी, AWS SDK, जी बिल्कुल पूछें, AWS SDK मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक ही लाइन में सब बता देते हैं। और मुझे UUID बना लेता हूँ मैं, एक UUID क्या करेगी, मेरे पास एक कॉमन आईडी देगी, जब मैं मैच अपलोड करूँगा S3 पे तो सबकी एक यूनिक आईडी जारी होगी। और मुझे एक और ज़रूरत होगी कि .env की,
कि मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाने। जी पूछें, सवाल आप पूछें। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि npm इंस्टॉल के थ्रू जो कमांड चलती नहीं है वो यान के थ्रू चल जाती है, ऐसा क्यों होता है? कोई खास वजह है उसकी? npm इंस्टॉल जान भी एक पैकेज ऐप है आपके पास, जो आपके नोड के पैकेज हैं वो इंस्टॉल कर देती है। उसका मैकेनिज्म चेंज है, थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज है। यान का फास्ट है बनस्बत टू npm। नहीं, मतलब कभी कभार npm के थ्रू अगर कोई इंस्टॉल करता है कमांड तो वो एरर शो करती है, बट यान के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। कोई खास वजह है इसकी? देखें ये खास वजह नहीं है, डिपेंडेंसीज की प्रॉब्लम होती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके पास कोई सर्विस कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है जो मिल नहीं रही, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये होती है सर्विस कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, अब वो यान के थ्रू जो वर्जन आ रहा है और npm के थ्रू जो वर्जन आ रहा है, वर्जन में मसला है, कोई ना कोई सर्विस कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है। तो उसको थोड़ा सा आप डेप्थ में देखेंगे तो ये मसला नहीं है कोई। ठीक है सर। अच्छा, एक और सवाल है, वो ये कि ये .NET का आपने पैकेज जो इंस्टॉल कर रहे हैं, कभी कभार ये .NET का पैकेज .env का पैकेज जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कभी कभार ये .env का पैकेज इंस्टॉल करे बगैर भी चल जाता है .env, तो इंस्टॉल करना जरूरी है ये? बिल्कुल, .env आप इंस्टॉल करेंगे वो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको ला के दे देगा आपके process.env से। अगर ये कभी कभार इंस्टॉल नहीं करते तो भी चल जाता है? कभी कभार इंस्टॉल ना करें, नहीं इंस्टॉल तो मैंने करेंगे ना। एक मरतबा ट्राई किया था .env का पैकेज, मतलब सिंपल मैंने फाइल बनाई और उसको कॉल किया, वो चल गई। हो सकता है उसको पैकेज मिल गया। वैसे आप कॉल करते हैं process.env, यहाँ से मैं ले लेता हूँ। मैं अपनी पोर्ट ले रहा हूँ process.env से, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इंस्टॉल करा है। पोर्ट गेट कर ली और हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे क्या चीज़ थी, शॉर्ट सर्किट जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताया मुझे? तो या तो ये पोर्ट 3000 चलेगा या तो उससे पहले अदर कोई पोर्ट जो नहीं है तो डिफाइन करेंगे उससे चलेगा। सर अगर पोर्ट नहीं मिलेंगे तो एनवायरनमेंट वेरिएबल से पोर्ट, अगर इसको नहीं मिली तो ये 3000 यूज कर ले। डिप्लॉय करेंगे तो फिर ये है कि हमें पोर्ट मिल एक env बना लें यहाँ पे .env। अगर यहाँ पे मैंने पोर्ट बता दिया, अच्छा हमने तो रिक्वायर तो करा ही नहीं अपना .env का पेज। आपके पास मौजूद है ऑप्शन कि आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ़िग कॉल कर लें या डायरेक्ट आप यहीं से कॉन्फ़िग इसको बता दें, दोनों एक ही बात, ठीक है। तो सारी चीज़ आ गई। UID जो हम वर्जन 4 इसका गेट कर लेते हैं, UID भी आ गई, एक्सप्रेस की ऐप भी आ गई, पोर्ट भी असाइन हो गई। मुझे चैट मेरे पास ऑफ हुई भी है, अगर कोई सवाल है चैट में किसी ने करा हुआ है तो मुझे शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पॉस अपनी लिख लेता हूँ, app.pos। ये जैसी इस ऐप के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आया, एक्सप्रेस मेरा रन हो, तो पॉस की रिक्वेस्ट हम लिख लेते हैं और एक रिक्वेस्ट लिख लेते हैं लिसन, दोनों लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं गेट लिख लेता हूँ अपने पास। गेट आपके पास क्या होती है, जैसे आपके पास ब्राउज़र पे हिट होगा इस लोकल होस्ट पे, तो आपके पास गेट की रिक्वेस्ट चलेगी ये वाली, और आपके पास app.listen है कि जब भी आपकी रन होगी तो कोई ना कोई पोर्ट पे रन होगी तो आपका app.listen चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सेकंड पैरामीटर में कॉल बैक ले लेते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्ड आ जाए कंसोल में। इस पर लिखते हैं सर्वर इज अप और रनिंग एट, पोर्ट आपने दे दिया है, यहाँ पर हम लगा दें डायरेक्ट अपने पास टेम्पलेट लिटल, तो ये पोर्ट आ गई, ठीक है। गेट पे मैं क्या करूँ, गेट कब होगा, जब मेरे पास इस URL पे हिट होगा ऑटोमेटिकली गेट की रिक्वेस्ट मेरे पास ट्रिगर होगी या हिट
पुश होगी, उस पर मैं कॉल बैक ले लेता हूँ और कॉल बैक में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं। रिस्पॉन्स पे मैं कुछ सेंड कर देता हूँ उस पर। अभी हम कुछ भी नहीं रख सकते, हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड टेस्ट कर लेते हैं। नोट इंडेक्स में रन कर रहा हूँ, 5000 पे रन हुई है। हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, नोट जेएस का एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड आप लोगों ने लिख लिया एक्सप्रेस की लाइब्रेरी के साथ। इसमें सिर्फ नीड थी आपको किन चीज़ों की, सिर्फ इन चीज़ों की नीड थी, बाकी सब जो है वो मैं अभी बनाऊंगा। सर नोट मोड की भी जरूरत होगी। नोट मोड अभी नहीं रखते हैं अभी, क्योंकि हम बना रहे हैं। नोट मोड की ज़रूरत बिल्कुल पड़नी चाहिए। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक इंजन यूज़ कर सेट कर रहा हूँ उस पर। वो इंजन है ऐप डॉट सेट। कोई यूआई यूएक्स इंजन का नाम बताएं आप लोग, यूआई के लिए। EGS भी यूज होता है। EGS यूज़ कर लेते हैं, सही है। EGS यहाँ से स्टोर भी कर लेते हैं। इंजन सेट कर लिया और मैं क्या करता हूँ, मैंने EGS सेट करा है। यहाँ पे मैं अपने पास व्यूज़ बना लूँ। व्यूज़ में मैं एक इंडेक्स डॉट HTML रख लेता हूँ। EGS मैंने बनाया है, इंस्टॉल हो गया होगा, हो गया। तो जो HTML का फॉर्मेट है वो मेरे EGS में मिल जाएगा और यहाँ मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंडेक्स की फाइल भेज दूँ, उसको मिलनी चाहिए। सर एक दफा ENV का बता देंगे। देखिए मिल गई। एक मिनट हो गया। ENV का क्या पूछना है, पूछे। सर ये ENV की फाइल में क्या रखा है और ENV की फाइल क्यों बनाई है? अभी तो फिलहाल ENV में कुछ नहीं रखा। ENV का फायदा ये है कि आप एनवायरनमेंट वेरिएबल उठा सकते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने टर्मिनल में एक्सपोर्ट करूँ, एक्सपोर्ट, और मैं चाह रहा हूँ ये मैं वेरिएबल जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ये यूज़ हो मेरे कोड में। ये एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है, मेरे पास टर्मिनल पे, शेल पे यूज़ का मेरे कोड में यूज़ हो। तो उसके लिए मेरे पास .env का मॉड्यूल काम आता है और जहाँ भी मुझे यूज़ करना हो मैं किससे यूज़ कर सकता हूँ, process.env.port। अब ये पोर्ट मेरे पास एक्सेस हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है आप डायरेक्ट अपनी फाइल बना सकते हैं .env की। यहाँ पर आप कोई वेरिएबल बना के असाइन करते हो, यहाँ पर उसको इस तरह से यूज़ कर लें। ठीक है, ओके ओके सर ये हमारे मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ सब चीज़ें क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है Node.js। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको Node.js को रेंडर कर लिया, मैंने पहले सेंड करा था, रेंडर कर लिया इंडेक्स ये पेज को। मेरे पास ये नो इंजन वाज प्रोवाइडेड। सर अगर कोई प्रोजेक्ट हो वो भी इसी तरीके से बिल्ड होगा? जी बिल्कुल। ये सेंड फाइल नहीं होगा, res.send फाइल। रेंडर भी हो जाता है ना, मैंने व्यूज में चलते जाता है रेंडर्स। ये डायरेक्टरी तो नहीं देनी पड़ेगी, व्यूज के अंदर है इंडेक्स। नहीं, डायरेक्ट रेंडर ऐसे चल जाता है। एक मिनट हो गया। इसको EGS मिल नहीं रहा है, डायरेक्ट चल जाता है। तो व्यू इंजन जो सेट करते हैं हम एक मिनट में देख लेते हैं। व्यू इंजन सेट
इसमें आई थिंक इसको इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते होंगे इसको। रेंडर हम करते हैं ना डायरेक्ट व्यू इंजन देखें उठा लिया। आई थिंक मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करी थी, व्यू इंजन ऐसे लिखा था मैंने। ठीक है, रेंटर्स ने डायरेक्ट उठा लिया, इंडेक्स मेरी फाइल उठा ली, इंडेक्स EGS की H1 में मैंने EGS लिखा है तो इसने ये ओपन कर लिया है। यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट देना है। कंटेंट मुझे क्या देना है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं बना देता हूँ थोड़ा स्पीड में। मेरा जो मकसद है ये Node.js लिखने का, मैं चाहता हूँ कि मेरे SDK से मैं अपने S3 Amazon S3 में कुछ फाइल्स पुट करूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ क्लासेस बना लेता हूँ, कंटेनर की क्लास बना लेता हूँ एक, और एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म का एक्शन जो है रख लेते हैं वो अपलोड पे। ठीक है, पोस्ट की रिक्वेस्ट लेंगे इसके थ्रू, मेथड पोस्ट है। और इसमें हम जो भी चीज़ उठाएंगे वो होगी इमेज। तो देख लेते हैं, सबसे पहले फॉर्म बन जाए पूरा। इनपुट बनाना है, इनपुट टाइप क्या होगी, फाइल होगी। ठीक है, नेम कुछ भी रख लेते हैं, अभी के केस में मैं इमेज नेम रख रहा हूँ ताकि डेटा उठा सके बहुत इजीली। अगर बूटस्ट्रैप में यूज़ कर लूँ तो बूटस्ट्रैप की मैं लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। प्राइमरी बटन और IDs को कुछ दे देते हैं, इमेज। मैं बूटस्ट्रैप की एक लाइब्रेरी लगा देता हूँ यहाँ पर। उससे पहले बटन बना दें फिर बूटस्ट्रैप लगा देते हैं। बटन हमारे पास क्या हो गया, अपलोड। क्लास इसको दे देते हैं कोई ना कोई, बटन प्राइमरी, इसको भी हम इसी पर रखते हैं। टाइप इसकी क्या होगी, सबमिट, ताकि फॉर्म के थ्रू इजीली ये सबमिट गेट कर सके। फॉर्म पे ENC टाइप भी देना होगा, मल्टी पार्ट। मल्टी पार्ट, हाँ मल्टी पार्ट भी देना होगा बिल्कुल, फॉर्म डेटा। और हम इस पे कोई भी अपनी स्टाइलिंग रख लेते हैं, बॉर्डर रेडियस रख लेते हैं छोटा सा। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल हमारे पास ठीक रहेगा। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी आप लोगों ने यूज़ करी है? मैं चैट नज़र नहीं आ रही, चैट में ओपन कर लेता हूँ। यस, ठीक है। CSS ओनली, तो काफ़ी बेहतर बन गया हमारे पास फॉर्म। अपलोड हो जाएगा, चूज़ हो जाएगा, डेटा यहाँ से चूज़ हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। देखिए पोस्ट पे अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है इसलिए पोस्ट नहीं आया। हम और दूसरा इसमें हम ENC टाइप भी दे देते हैं फॉर्म पे। मुझे बताएंगे ENC टाइप क्या है हमारे पास अभी, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो यहाँ से डेटा उठा लिया इजीली, एनवायरनमेंट वेरिएबल भी आ गया, पोर्ट भी आ गई, रेंडर भी हो गया। अब सबसे अब एक पोस्ट की रिक्वेस्ट बना लेते हैं कि अगर पोस्ट आए तो क्या चलना चाहिए। app.post, पोस्ट मैंने किस पे लगाया है, अपलोड पे। मुझे कुछ बताएगा पोस्ट किस पे लगाया मैंने, URL बताएंगे? स्लैश ही आएगा ना, स्लैश ही आएगा क्योंकि वो उसी पे रेंडर हो रहे हैं ना। अपलोड लगाने हैं तो मैं अपलोड की पोस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बदले में मैं रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ले लेता हूँ। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, कॉल बैक, और कॉल बैक में हम पोस्ट के ऊपर कुछ डेटा यहाँ से अपलोड करवाते हैं। अब हमने यूज़ करा मल्टर, अपने पास डेटा उठाने के लिए, तो मल्टर का कुछ फ़ायदा उठाते हैं। कुछ डेटा यहाँ से लेते हैं अपलोड मल्टर, और मल्टर पे कुछ कॉल कर देता हूँ मैं। हमारा डेटा किस में आ रहा है, इमेज में आ रहा है, सिंगल।
इमेज आ गई, ठीक है। और मल्टर से हम कुछ उठा लेते हैं, कोई ना कोई इसमें बना लेते हैं, एक कुछ भी क्लास बना लेते हैं, स्टोरेज में मल्टर से ही लेते हैं मेमोरी स्टोरेज आ गई इसकी। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी प्रोवाइड कर दें, हमने डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर दी। डेस्टिनेशन पे यहाँ पे मैं देता हूँ डायरेक्ट कोई भी फंक्शन में हमारे पास कितनी चीज़ें आनी चाहिए, इधर रिक्वेस्ट है, उसके बाद फाइल है, और इसके साथ में कोई भी एक कॉल बैक आगे हम बना लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे, कॉल बैक ही नाम रख लेते हैं इसको। और कॉल बैक को यहाँ पे यूज़ करते हैं फंक्शन के, पहला वाला नल आएगा हमारा, दूसरे नंबर पे हम कोई भी एम्प्टी पास कर देते हैं, सही है। ये स्टोरेज हम लगा देते हैं अपने पास यहाँ मल्टर में, डिस्ट्रक्चरिंग पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और कुछ चीज़ तो नहीं देगी हमारे पास, स्टोरेज हमने गेट कर ली, अपलोड मल्टर में आ गया, उसको कंसोल करा लेते हैं। एक मिनट, हमें जो काम करवाना है अपना टोटल वो कराना है अमेज़ोन से, तो अमेज़ोन की एक S3 बना लेते हैं। और S3 हमारे पास है न्यू की कीवर्ड से AWS.S3 है या इसी तरह का कुछ है, मैं देख लेता हूँ। तो मेरे पास आपको स्क्रीन शो हो रही है बिल्कुल प्रॉपर, ब्राउज़र की स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें। AWS3 जी जी। AWS के मैंने यहाँ से गेट करी है AWS में, और उन्होंने बनाया AWS3, बिल्कुल सही बनाया था हमने भी। S3 कैपिटल में यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पास कर देता हूँ मैं, अगर मेरे पास है मौजूद क्रेडेंशियल्स। ऑब्जेक्ट में क्रेडेंशियल्स और क्रेडेंशियल्स का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे एक्सेस की आईडी जो भी आपके पास है, और दूसरे नंबर पर आपके पास क्या, सीक्रेट एक्सेस की आईडी, ये दोनों यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। और ये हम उठा सकते हैं अपने पास कहाँ से, process.env से। अच्छा, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल देना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि उसकी मुझे वजह बताया कि सर ये कि अगर गलती से जैसे गिटहब वगैरह पे कोड अपलोड हो गया, तो आपने जैसे पहले बताया था ना, फिर तो प्रॉपर तरीके से जो यूज़र जो है वो आपके तो एक्सेस कर सकते हैं। पहले बनाएंगे गिट इग्नोर, अच्छी चीज़ आपने याद दिलाई। गिट इग्नोर में सबसे पहले क्या चीज़ दे रही है बताए सर? एनवायरनमेंट वाली फाइल .env सबसे पहले तो ये देना, उसके बाद देना नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल अगर नहीं भी देता कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लाजमी देना है।
अच्छा ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी? बहुत देर रहता है, फिर वो अपलोड ही करते रहते हैं नोड मॉड्यूल्स, बहुत देर लगाता है फिर। तो ये .env की फाइल गिट पे नहीं जानी चाहिए। अच्छा ये बेस्ट प्रैक्टिस आपकी पता है क्या होगी? कि आप क्रेडेंशियल्स दे ही ना, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी आप कि आप क्रेडेंशियल्स दे ही ना, बल्कि क्या करें आपके सिस्टम में AWS कॉन्फ़िगर है, सिस्टम में AWS कॉन्फ़िगर है तो ये डायरेक्ट खुद से क्रेडेंशियल उठा लेगा। ये देखें ये डायरेक्ट यहीं से उठा लेगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एक बाय द केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा एक बेस्ट प्रैक्टिस याद रख लें, क्रेडेंशियल्स आपको पास करने ही नहीं है किसी भी कीमत पे। जिस तरह अभी मैंने पास करके दिखाया ना, ये मैंने सिर्फ बताया कि ऐसा भी होता है, लेकिन नहीं करना है इस तरह का। कोशिश करनी है कि ये वाली ज़रूरत पेश ही ना आए। 99.99% इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, कोई 0.1% आपको ज़रूरत पड़ती है तो बात अलग है। कोशिश करनी है ये करना ही नहीं है वाला काम, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े आपको, डायरेक्ट आपका डेटा ऐसे जाए। कैसे जाएगा आपके पास सिस्टम में कॉन्फ़िगर है तो खुद ही सिस्टम उठा से जा रहा लेगा। है। जी बिल्कुल, तो क्रेडेंशियल्स AWS उसको मिल जाएंगे ना बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। सही है, S3 आपको मिल गया है। अब एक पोस्ट लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सा। पोस्ट में मुझे S3 चाहिए होगा। सबसे पहले S3 के लिए मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ। S3 डॉट सेट, इसमें एक साइन URL सेट कर देते हैं। सेट आई थिंक गेट होता है, बाद में करते हैं, पहले उसको अपलोड बना लेते हैं। S3 अपलोड में मुझे कुछ ऑब्जेक्ट देना है यहाँ पर। उस ऑब्जेक्ट में मैं बताऊंगा इसकी बकेट का नाम, उसकी की, उसकी बॉडी। की क्या होगी जहाँ पे वो जाके किस में सेव होगा, बकेट कौन सी बकेट में सेव होगा। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल बैक ले लेते हैं। कॉल बैक में हमारे पास सबसे पहले एरर हो गया, दूसरे नंबर पर डेटा हो गया, जो भी यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट पैरामीटर में ऑब्जेक्ट। और अगर एरर होता है तो आप कोई इफ़ लगा लें। इफ़ में आप क्या करेंगे, कोई भी बॉडी को रिस्पॉन्ड भेजेंगे। अगर स्टेटस है आपके पास, कुछ भी एरर हो सकता है, 500 हम बता देते हैं, तो सेंड कर दो हमारे पास एरर। अगर ऐसा नहीं होता, एरर नहीं होता, तो उसका स्टेटस क्या होगा, 200 होगा। और आप क्या कर देंगे, उसको सेंड कर देंगे। वेरिएबल अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन में काम कर लेते हैं, एरर। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, अपलोड भी हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, एक पैरामीटर बना लेते हैं पैराम्स के नाम से, ऊपर बना लेते हैं यहाँ कॉन्स पैराम्स। सर 200 के साथ साथ डेटा देंगे ना, तो एरर लिख दिया आपने गलती। अच्छा, एरर में एरर जाएगा, इसमें डेटा जाएगा। पैराम्स में मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, इसको दो हैं मेरे पास। सबसे पहले बकेट, बकेट के बाद की के बाद बॉडी। ठीक है, बकेट कहाँ से हम ले लेते हैं, बकेट भी हम process.env से ले लेते हैं। process.env डॉट AWS बकेट नेम, env में हम जाके बना लेते हैं। बकेट नेम क्या है हमारे पास, AWS पे है, ये रहा हमारी बकेट। बकेट नेम भी डायनामिक कर लिया। अच्छा, की का मैंने आप लोगों को बताया था कि की में क्या करूँगा, पहले बॉडी ले लेते हैं। बॉडी हमारे पास क्या होगी अभी के केस में, मैं इसको ये रख लूँ। की कहनी है, हम एक छोटा सा काम करेंगे यूनिक बनाने के लिए। जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है उसमें हमारे पास फाइल आ रही होगी, फाइल में हमारे पास क्या गेट होता है Node.js में, बफर। तो उसमें हमें ये मिल जानी चाहिए। की का मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले टेम्पलेट लिटल बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई थी UUID की, यहाँ पे गेट कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ये आगे मेरे पास यूनिक UUID, और यहाँ पे हम कुछ और डॉट लगा के कोई भी फाइल टाइप यहाँ पे लिख देते हैं।
एक बना लेते हैं यहाँ पर कुछ छोटा सा, मतलब जैसे कि माई फाइल आ रहा है हमारे पास। या आपने ऑब्जेक्ट को एक की प्रोवाइड की है, वो चीज़ है कि ऑब्जेक्ट यूनिक मैं कुछ बना लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बना रहा हूँ एक लेट माई फाइल, और यहाँ पे हम रखते हैं रिक्वेस्ट। पोस्ट में मौजूद है, हम लोग पोस्ट में मौजूद नहीं है, तो रिक्वेस्ट तो यहाँ होगी नहीं ना, पोस्ट में आना पड़ेगा हमें। सर रिक्वेस्ट पे जो भी डेटा आ रहा है मैं क्या करूँ, उस पर उसका फाइल ले लेते हैं, और उस फाइल में मेरे पास उसका नेम होगा, ओरिजिनल नेम, और नेम को क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं उसके डॉट से, सही, जो भी एक्सटेंशन होगा वहाँ बता देगा डॉट से। और फाइल की टाइप बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कौन से वेरिएबल में फाइल टाइप ले लेते हैं। माई फाइल से हमें क्या उठाना है, माई फाइल डॉट लेंथ -1 फाइल टाइप आ गई, और फाइल टाइप को हम यहाँ बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट बफर भी आ गया हमारे पास, फाइल भी आ गई, फाइल टाइप भी आ गई, पोस्ट की रिक्वेस्ट भी चला ली हमने, अपलोड भी चला लिया, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब सबसे लास्ट काम करते हैं, अपलोड तो चलो हमारा चल जाना चाहिए। एक प्री साइन यूआरएल ले लेते हैं, गेट कर लेते हैं s3 डॉट गेट साइन यूआरएल। साइन यूआरएल में हाँ जो पैरामीटर पास करना है वो पास करना है। साइन यूआरएल प्रॉमिस क्यों आ गया, साइन यूआरएल वो है गेट ऑब्जेक्ट का, कैमल केस में गेट ऑब्जेक्ट दे देते हैं, और यहाँ पे एक इसमें हम वही वाली सारी चीज़ें दे देते हैं, बकेट की, और साइन यूआरएल में हमारे पास जो थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है एक्सपायर। एक्सपायर होता है या एक्सपायर्स होता है, एक्सपायर्स होना चाहिए। इसमें मैं कुछ भी इसमें बताया था, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे देता हूँ कि ये हमारे साइन यूआरएल का एक्सपायर हो। सही, ये भी हो गया। इसको किसी वेरिएबल में गेट कर लेते हैं, प्लीज साइन यूआरएल, उस वेरिएबल को कर लेते हैं कंसोल। प्री साइन यूआरएल आ गया आपके पास। यहाँ पे भी आपने सेम यूआईडी जो आपने यहाँ फाइल टाइप बनाई है वो यूज़ कर ली, और बकेट भी हमारे पास आ गई है। अपलोड भी हमने कर दिया है कि अगर एरर आया स्टेटस, दोनों चीज़ों पे हमारे पास रिस्पॉन्ड मौजूद होगा। प्री साइंड यूआरएल मतलब जो ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ है उसको एक्सेस करने का यूआरएल है। जी बिल्कुल, उसको एक्सेस करने के लिए। स्टोरेज पे हमने बना ली, डेस्टिनेशन फंक्शन नल भी, कॉल बैक यूज़ नहीं करा मैंने। डेस्टिनेशन में स्टोरेज में यहाँ पे सिंगल प्रोवाइड कर दें इमेज तो यूज़ हो जाएगा। आई थिंक चला के देखते हैं पोर्ट को। मैं टैब पे ओपन करता हूँ 500,000। यहाँ से कोई इमेज अपलोड करने से पहले S3 देख लेते हैं अपना, लीव। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। वर्जन स्क्वायर ओपन कर देता हूँ मैं, तो वर्जन पे भी कुछ नहीं है। अपलोड मैंने डाउनलोड जेपेग अपलोड करा है, तो कैन नॉट प्रॉपर्टी ओरिजिनल नेम ऑफ अनडिफाइंड। ओरिजिनल नेम की प्रॉपर्टी यहाँ से नहीं पड़ी है।
शायद उसका ओरिजिनल नेम नहीं मिला। लेकिन ओरिजिनल नेम जिसका आ जाता है। माई फाइल डॉट लैंग पे हो गई। एक मिनट में सुन लेता हूँ। ये हमने सेव करी थी अपने पास। सर ओरिजिन नेम के अंदर केमिल कैसे नहीं बात देना होगा डेस्टिनेशन में। कौन सा बात? तो जहाँ उसको अपलोड करना है। सर ओरिजिन नेम के अंदर केमिल कैसी ओरिजिन के अंदर होता नहीं है तो डेस्टिनेशन का कॉल बैक के साथ ये इधर कॉल बैक में यहाँ बात नहीं देना होगा। फाइल तो उठा लेगा ना। एक मिनट, इसका मैंने कोड बना के रखा तो है, बिल्कुल देना चाहिए। ठप जाते हैं असाइनमेंट्स हैं, बना हुआ एक असाइनमेंट रखा हुआ यहाँ पर आपके पास। आपने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट ली। सबसे पहले आपके पास जो भी डेटा था वो रेंडर कर दिया। फिर पोस्ट आई, पोस्ट में आपने यूज़ नहीं करा ना इसको। मैंने ये रहा अपलोड, मैंने यहाँ बना तो लिया, यूज़ नहीं करा पोस्ट के थ्रू। ये देखें, अपलोड बना तो लिया, यूज़ नहीं करा। इसको सेकंड पैरामीटर में पास कर देते। सही है। अपलोड वो पूरा बंद तो गया, लेकिन वो उसमें यूज़ ही नहीं हो रहा। इसको मिलेगा कहाँ से डेटा? तो यहाँ से वापस आते हैं। एरर पूरा हमारे स्क्रीन पे शो कर दिया था हमने रिस्पॉन्ड में। डाउनलोड जेपीईजी अपलोड, तो इट शुड बी अपलोड ऑन S3। तो ये फाइनली हमारे पास कुछ अजीब व गरीब डेटा आया है, लेकिन ये S3 पे अपलोड हो गया होगा। बिल्कुल हो गया। अच्छा, इसने नाम बिल्कुल ही अलग बना लिया, फंक्शन वर्जन 4। चलें, तो की का मसला था हमारी, लेकिन हमारा डेटा अपलोड हो गया। की का मसला जो था इसको सॉल्व कर लेते हैं। की में क्या प्रॉब्लम बनाई थी मैंने? ये V4 आई थिंक सही से यूज़ नहीं हुआ, इंस्टॉल नहीं हुआ। UID में कुछ मसला आया मेरे ख्याल से। मैं यहाँ से वर्जन देख लेता हूँ UID का। GitHub। सर आपने UUID को कॉल नहीं करवाया नीचे। UUID को कॉल नहीं कराया मतलब? यार सर राउंड ब्रैकेट देके कॉल भी करवाना होता है। नहीं, कॉल नहीं कराना होता। मैं यहाँ से वर्जन देख लेता हूँ। एट 8.3.2। सारे वर्जन के सेट है हमारे पास। अपलोड में मतलब फाइल टाइप जो थी इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। स्प्लिट कर लिया मैंने, तो ये तो उसने उठाया नहीं।
फाइल टाइम माई फाइल डॉट लेंथ -1 जो भी इसने उठा लास्ट से उठा लेगा। बकेट नेम जिसको मिल गया होगा जब यहाँ पे गया कि हमने बता दी इसको यूजू आईडी। यूजू आईडी में प्रॉब्लम आई है। एक अपलोड तो उसने कर दिया अपडेट हमारा, ये देख मतलब हमारा जो एससीडी का ऑपरेशन था वो तो कामयाब हो गया है। नोट दिस में कुछ प्रॉब्लम मैंने करी है यूयूआईडी बनाने में। मैं यूयूआईडी हटा देता हूँ, यूयूआईडी हटा देता हूँ वो डायरेक्ट एक बार राउंड ब्रैकेट लगाएं। राउंड ब्रैकेट अलग से लगाऊं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नो नीचे ही सर, नीचे जहां आपने लिखा हुआ है ना यूयूआईडी, जहां आपने मंगवाया वहां पे आप राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल करवाएं इसको। अच्छा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही है। वो मैंने पूरा फंक्शन पास कर दिया। बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने उसको पूरा फंक्शन पास कर दिया। अब इसको मैंने कॉल ही नहीं करा, वो कॉल होगा तो लेके आएगा ना। यूयूआईडी का मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, यूयूआईडी का कोड देख लेते हैं हम डायरेक्ट, यहीं पे देख लेते हैं। सबको कमिट करते हैं console.log यूआईडी टू स्ट्रिंग। ये देखें, ये लेकर आ रहा है। अगर मैं इसको कॉल नहीं करता तो इसका पूरा फंक्शन आना चाहिए उठ के। तो ये देखें, ये फंक्शन लिखा हुआ। अभी क्या हो रहा है समझ गए होंगे सब। तो ये फंक्शन है, इसमें 3 पैरामीटर हैं, ऑप्शन, बफ, ऑफसेट, और ये पूरा फंक्शन हमारा बन के तैयार होके आ गया था। चलें लेट्स सी, ये प्रॉब्लम थी छोटी सी। यूयूआईडी मैंने कॉल नहीं करी, पूरा फंक्शन आ गया। अब वो कॉल हो जाना चाहिए। रन और AWS पे जाकर उसको डिलीट कर देता हूँ, उसने पता नहीं क्या बना दिया। डिलीट भी नहीं दे रहे हैं। इसमें भी कुछ बनाया है, इसमें भी कुछ बनाया है। डेप और डेप प्री साइन की हमने, ये रहा हमारी मैच। इसको डिलीट कर देते हैं, परमानेंट डिलीट। बाकी डेटाबेस का फिर खुद ही ऑफ हो जाएगा प्री साइन जो है। सही है, डेटा हमारा चले गया। अब इसको मैं नए टैब पे खोल लेता हूँ, कैसे लोड हो जाए। डाउनलोड जेपीईजी, अपलोड, तो फाइनली अपलोड हो गई है माई बकेट। यहाँ चेक करते हैं तो ये बिल्कुल आ गया है हमारे पास का रिस्पॉन्ड भी आ गया आउटपुट। और जहाँ आपने इसको रन करा था आपको यहाँ प्री साइन यूआरएल भी मिल गया। चेक कर लेते हैं इसको। परमिशन प्री साइन यूआरएल डायरेक्ट चल जाता, ऑथराइज नहीं है। चलें परमिशन का मसला तो बाद में देखते हैं, अभी हमें एसडीके करना था। तो एसडीके हमारा अपलोड हो गया है कोड के थ्रू। अब सेकंड टास्क ये करना है, सेम इसी एसडीके को आपको यूज करना है कहाँ पे, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको सेम ये सारी चीजें यूज करनी है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ अपने पास PM2 के लिए, जो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमेशा के लिए। वो है फाइल हमारे पास ecosystem.config की बनाता हूँ मैं ज़्यादातर, .js।
यहाँ पे एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल एक्सपोर्ट में आप क्या करेंगे, ये एप्स बता देता हूँ। एज एरे एज ऑब्जेक्ट, नेम है मेरे पास इंडेक्स, और स्क्रिप्ट हमारे पास क्या चलेगी, index.js। उसके बाद आपके पास एक env आएगा। env में आप अपनी चीज़ें बता देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। नॉट env, पोर्ट है, बकेट नेम है, यहाँ मैंने पोर्ट बता दी, बकेट नेम बता दिया, और एक नोड इन्वायरमेंट बना लेते हैं यहाँ पर। अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी प्रोसेस होगा उससे ले लेंगे, नहीं तो हमारे पास डेवलपमेंट होगा। ये मैंने क्यों बनाया, कोई बताएगा? ecosystem.config। मैं चाहूँगा इसको PM2 के थ्रू चलाना। जावास्क्रिप्ट प्रोडक्शन में आपका PM2 के थ्रू चलती है। PM2 स्टार्ट, मुझे यहाँ index.html बताने की ज़रूरत नहीं है, एनवायरमेंट वेरिएबल बताने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं इकोसिस्टम कॉन्फ़िग लिखूंगा और ये क्या करेगा, ये बदले में मेरा PM2 सर्वर रन कर देगा। PM2 स्टार्टिंग डायमंड विद PM2। अच्छा खासा एरर आ गया इसमें 5000 का। PM2 क्या है कि आपने कोई इंस्टॉल किया हुआ है इसको? अच्छा PM2 मेरे पास प्रोसेस मैनेजर है, हाँ बिल्कुल इंस्टॉल करा हुआ है मैंने। यहाँ पर मैंने ग्लोबल इंस्टॉल करा हुआ है PM2 स्टोर -g PM2 की मदद से। ये जब भी आपको Node.js की एप्लीकेशन प्रोडक्शन में चलानी होती है तो आपके पास सबसे पहला जो मसला आएगा, डिफ़िकल्टी आएगी, वो आएगा प्रोसेस का। प्रोसेस के मुराद क्या है, Node.js की एप्लीकेशन मैंने रन करी, नोड इंडेक्स, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई कोड में एरर आता है या कोई भी चीज़ आती है, कोई भी केस आता है, तो मेरे पास क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कोड रुक सकता है, फट सकता है एरर के बिहाफ पे, या कोई भी रिक्वेस्ट के। आपने उसको लोकल पे ही पहले चेक कर लिया, प्रोडक्शन की तरह चेक कर लिया, देन आप फिर करेंगे नहीं, उसके बाद अगर मैं इसको प्रोडक्शन में चलाऊंगा तो मेरे पास सबसे बेड प्रैक्टिस होगी मैं इस तरह चलाऊं। आप बोलेंगे नॉट मॉन तो डेवलपमेंट के लिए है, वो तो नहीं है, प्रोडक्शन के लिए। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है PM2 की, कि PM2 की मदद से आप यहाँ पे मैं process.env पोर्ट लगा देता हूँ। PM2 क्या करता है कि आपको प्रोसेस को एक आईडी दे देता है और उसको स्टार्ट रखता है। लाइन नंबर 7 में कोई एरर है हमारे पास। ये देखें यार, मैंने ऑब्जेक्ट की जगह ये यूज़ कर लिया। मैं टेराफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, टेराफॉर्म में ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, तो ये थोड़ा मसला रहता है। इंश्योर प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ भी मैंने यूज़ करा, और कहाँ यूज़ करा भाई। तो देखें PM2 ने क्या करा, एक प्रोसेस बना दिया, मेरी एप्लीकेशन को रन जो मैंने करा है उसको एक प्रोसेस बना दिया, उसको वॉच कर रहा है। ये यूज़र इसने बता दिया मेरे पास यूज़र जो अमीन है, मेमोरी कितनी जा रही है इसकी, बाय डिफॉल्ट एक मेमोरी जारी होती है। CPU अभी 0% आ रहा है, स्टेटस ऑनलाइन, अप टाइम इसका अभी 0 सेकेंड। ये पूरा एक प्रोसेस मैनेज करके दे दिया। मैं जाकर PM2 स्टेटस इजीली चेक कर सकता हूँ, PM2 स्टेटस इजीली चेक कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास में चल रही होंगी वो आ जाएगी। अगर मुझे इसको स्टॉप करना है PM2 स्टॉप, और ये जो इसकी ID है ID 0, मैं ID 0 के थ्रू उसको स्टॉप कर दूंगा, तो ये स्टॉप हो गया। अब मैं स्टेटस चेक करता हूँ तो कुछ भी रन नहीं है। अगेन से स्टार्ट करना है, स्टार्ट को उसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि index.js के साथ स्टार्ट कर दे इस तरह से। लेकिन उसमें एक मसला हुआ, मेरे एनवायरमेंट वेरिएबल जो है ये सारे वेस्ट हो जाएंगे। मुझे एनवायरमेंट वेरिएबल प्रोवाइड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक अलग से एक फाइल बना ली इस नाम से, और PM2 को वो प्रोवाइड कर दी, और इसी फाइल में मैंने अपनी स्क्रिप्ट भी दे दी कि index.js की मेरी स्क्रिप्ट आपको रन करनी है। PM2 मुझे इजीली वो रन कर देगा, चल जाएगी। वो किस पे चलेगी, पोर्ट 5000 में चलेगी, और ये रन हो गई। प्रोडक्शन में आप PM2 ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई और तरीका बेस्ट नहीं है। अब बना लेते हैं टेम्पलेट।
मैं यहाँ से, अच्छा चैट विंडो मुझे शो नहीं हो रही, मैं वापस से अगेन ओपन कर लेता हूँ। अगर कुछ सवाल पूछ रहा है, अच्छा एंड करें, किसने बोला ये? क्लास तो अभी शुरू हुई, आज की क्लास एंड नहीं होगी। 3:44 आज की क्लास एंड नहीं होगी, आज घर नहीं जाना हमें। 2 घंटों की होती है वैसे क्लास तो एंड किस किस को एंड करनी है? 2 से 4। देखें ज़्यादा चीज़ें पढ़े हैं हम लोग, पढ़ भी बहुत स्लो रहे हैं, और अभी तक कोई इतनी खतरनाक चीज़ भी नहीं पढ़ी कि आप लोगों को बोर लग रही हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ EC2 पे। अच्छा मुझे कोई EC2 एक बार प्लीज़ डिफाइन कर दें। पहली क्लास से बार बार EC2 मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ, और उसकी एक ही वजह है, मैं चाह रहा हूँ जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे एटलीस्ट वो भी ट्रैक पे आ जाए। बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ पिछली 5 क्लासेस से, EC2 और S3 उसकी सिर्फ वही आज लास्ट क्लास है जिसमें मैं EC2 की बात कर रहा हूँ, S3 की। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत हाई लेवल चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट हमारे पास बहुत पीछे चल रहे थे, तो इसलिए उनके लिए हम सब ने वेट करा है। अब हमारा टाइम नहीं है, अब थोड़ा स्पीड में चलता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले आपकी बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा। आज मैं सारी EC2 हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। बेस्ट प्रैक्टिस आप बनाएंगे टेम्पलेट, कभी भी आप डायरेक्ट EC2 अमीन भाई आप तेजी से पढ़ाएं, लेकिन आप इतनी तेजी से बोल रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेस्ट प्रैक्टिस मैं अगेन बताया तो, आप टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट क्यों बनाएंगे? क्योंकि टेम्पलेट से क्या फायदा होगा बताएगा? इसको रीयूजेबिलिटी हो जाएगी, हमें अगर बार बार रीयूजेबिलिटी हो जाएगी, और एक टेम्पलेट बना जाएगा, हर बार यूज कर सकते हैं। मैं बना रहा हूँ Node.js एप्लीकेशन फॉर Node.js, सही, Node.js ऐप, Node.js ऐप फॉर, या Node.js ऐप ही नाम रख लेते हैं। टैग आप बना लें अपने टेम्पलेट के टैग, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ऐप नोट, सही है। टैग बनाना बहुत ज़रूरी है, टैग पे आप हमेशा हैंड ऑन रखें। सोर्स टेम्पलेट अगर कोई है तो आप वो बता दें, वरना बताने की ज़रूरत नहीं है। AMI हमारे पास क्या होगी, बताया कोई? AMI क्या है? Amazon मशीन इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ चूज कर लेंगे, Ubuntu सर्वर। और इंस्टेंस टाइप हमारे पास क्या हो सकती है? T2 माइक्रो, किसी ने एनोटेशन बनाई है और मिटा दे वापस। की वैल्यू पेयर हम रीयूजेबल कर सकते हैं, पुराना वाला टेम्पलेट 1। VPC सिक्योरिटी ग्रुप नया साइन कर सकते हैं, बना बनाया यूज कर सकते हैं। मैं एक न्यू Node.js प्रोडक्शन टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको देख लेते हैं जाके क्या बना हुआ है, इसी में एडिशन कर लेंगे। Node.js प्रोडक्शन टेम्पलेट, स्टोरेज ऑलरेडी है, एड न्यू वॉल्यूम, जो पुराना वाला है उसको यूज कर लेते हैं। रिसोर्स टैग की जरूरत है, यहाँ भी हम रखते हैं ऐप नोड सोर्स टाइप के हमारे पास स्टेंस। अमीन भाई अगर किसी को Node.js अगर अच्छा नहीं आता हो, मतलब फिर वो तो S3 से वो नहीं करवा सकता कनेक्शन। तो बनी बनाई चीजें मिल जाती है ना, आपको करवाने की जरूरत थोड़ी है। अगर आप सिर्फ AWS पे काम कर रहे हैं तो डेवलपर वो सारी चीजें करके देगा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कोड से वो किस तरह आ रही है, ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। हमने सिर्फ AWS पे काम करना होगा? जरूरी नहीं है, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट है। अच्छा एडवांस स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्पॉट इंस्टेंस, ठीक है? स्पॉट इंस्टेंस का आपको बिल्कुल पता होगा, रिक्वेस्ट होगी वो। बाकी जो है इंस्टेंस प्रोफाइल, शटडाउन बिहेवियर, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को थोड़ा सा देख लेना, ये बड़े काम की है। अभी मैं इसको इनेबल नहीं कर रहा। इलास्टिक GPU, इलास्टिक इंटरफेस, और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, टेनेंसी है, और कर्नल ID की ज़रूरत तो नहीं होती। लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन कुछ करनी है तो यहाँ कर सकते हैं आप इजीली। मेटा डेटा की ज़रूरत नहीं है। और बाकी यूज़र डेटा क्या है? सर पहले से ही प्री कॉन्फ़िगर कुछ स्क्रिप्ट्स करना हो आपको अपने सर्वर के ऊपर रन टाइम, मतलब बूट स्ट्रैप के दौरान।
ठीक है, तो एक यूज़र डेटा यहाँ पे बता देते हैं छोटा सा। सबसे पहले मैंने एक यूज़र डेटा बनाया है।